ईरान वाज़ेह ये बार बार कह चुका है कि बिल्कुल ये जो एहतजाज करने वाले हैं इनकी जो डिमांड है ये बिल्कुल जायज है। इंटरनेशनल लॉ जो है, यूएन चार्टर जो है, उसकी धज्जियां उड़ाई अमेरिका ने। अब आप देखें कि वो जिस तरीके से धमकियां दे रहा है, खासकर आपने देखा कि क्यूबा को, चिली, ये पेरू को, दीगर ममालिक को कि भाई मैं आपकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। नॉर्थ कोरिया है, वहां पर थोड़ी सी धमकी लगा के तो देखें कि वाकई वो वहां पे कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, लेकिन उनको ये भी पता है कि यहाँ पर कैसे रिजीम चेंज करना है, तो वो आपके सामने उन्होंने बड़े आसानी से कर दी। ईरान ना वेनेजुएला है, ना अफगानिस्तान है, ना ये लीबिया है, ना ये इराक है कि बड़ी आसानी से जो है आप वहां पर चले जाएंगे और आप वहां पर कब्जा जमा लेंगे। ईरान वो वाहिद इस्लामिक कंट्री है जो कम से कम स्टैंड लेता है, जो कम से कम एक जुर्रत का मुजाहरा करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट हरमीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, थैंक यू सो मच। सर, हमारे पड़ोस में ईरान जो हमारा पड़ोसी भी है और बड़ी काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनके साथ हमारी। वहाँ पर इस टाइम जो एक सूरत हाल बनी हुई है, जिस तरह के वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, फिर वहाँ पर गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। दूसरी जानिब ट्रम्प भी स्टेटमेंट दे रहा है कि अगर वहाँ के जो प्रोटेस्टर हैं उन पर तशद्दुद किया गया तो ट्रम्प इंटरवीन करेगा। ये तमाम चीज़ें क्या वहाँ पर तख्ता उलट करने की कोशिश हो रही है? क्या समझते हैं आप? देखिए जी, अगर हम देखें वाकई में आपकी बात दुरुस्त है कि ख्वाहिश मगरिब की भी है, इसराइल की भी है, अमेरिका भी तो यही चाहता है कि वहां पर रिजीम चेंज हो। हुँ, हुँ। लेकिन अगर आप देखें, पहले तो एहतजाज की तरफ जाते हैं, बाजार बुजुर्ग, वहां पर जो बाजार है, मैं वहां पर गया भी हूँ, वहां पर हुँ, हुँ। काफी अरसा रहा भी हूँ। तो वहां से ये एहतजाज 28 दिसंबर को शुरू होता है और बाकायदा एक पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट होता है। और इस प्रोटेस्ट में मैं ये नहीं कहता, क्योंकि मैं इस चीज को ईरानी मीडिया या दीगर इंटरनेशनल मीडिया को फॉलो करता भी हूँ, तो उस सारी सूरत हाल को अगर आप देखें, ईरान वाज़ेह ये बार बार कह चुका है कि बिल्कुल ये जो एहतजाज करने वाले हैं इनकी जो डिमांड है ये बिल्कुल जायज है। हुँ, अब हुँ। सूरत हाल आपने देखी वहां पर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती गई। पहले ये बड़े पुरअमन तरीके से सारा कुछ हो रहा था। अब भी मैं अभी भी मुसलसल जो है देख रहा हूँ, सारी चीजों को मॉनिटर कर रहा हूँ। आपने बात की डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से, पहले तो हुँ, हम देखते हुँ। हैं इस दुनिया के हवाले से। एक तो ईरान जो डोनाल्ड ट्रंप साहब धमकियां दे रहे हैं, या इसराइल जिस तरीके से अब मीडिया, या फिर आप देखें इससे पहले इंटरनेशनल कुछ अखबारात ने क्या किया कि सुप्रीम लीडर के हवाले से उन्होंने बात की कि भाई वो रूस की तरफ जा रहे हैं या चले गए हैं। हाँ, और ईरान छोड़ दिया अनफॉर्चुनेटली, उन्होंने। इस तरह की खबरें पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे भी चली। जी एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये एक नफसियाती, एक मीडिया की एक वॉर होती है, नफसियाती दबाव पर बढ़ाना होता है, तो इस किस्म की चीजें जो है ये बढ़ना भी शुरू हो जाती है। अभी मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान में भी हमारे कुछ सो कॉल्ड लिबरल जो है, मैं सो कॉल्ड इसलिए कहता हूँ कि ये आपको तब नजर आएंगे जब इस किस्म के मामलात होंगे, या ईरान पर या वेनेजुएला पर या दीगर लोगों पर जब जुल्म ज्यादती होगी, तब ये आपको अमेरिका की सपोर्ट करते नजर आएंगे। ये अमेरिका को सबसे बड़ा चैंपियन दिखाने की कोशिश करेंगे इंसानी हकूक का। लेकिन गाजा में जो जुल्म हुआ, दीगर ममालिक में जो कुछ हो रहा है, उस पर हुँ, इनकी यानी ये अगर आप देखें तो इन्होंने बिल्कुल टैप लगाई होती है अपने जुबान पर, और ये बात तक नहीं करते। लेकिन बहरहाल अगर अब देखें, एक तरफ तो पूरी दुनिया पे पहले नजर दौड़ाते हैं, फिर ईरान की तरफ आते हैं। इस वक्त अगर आप देखें, ये जो नई दुनिया है ना, न्यू वर्ल्ड, ये हुँ, ये हुँ। अगर आप देखें ये डिसऑर्डर हो चुका है। क्योंकि आप देखें कि अमेरिका उसने जिस तरीके से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाया, और इंटरनेशनल लॉ जो है, ये यूएन चार्टर जो है, उसकी धज्जियां उड़ाई अमेरिका ने। और अब आप देखें कि वो जिस तरीके से धमकियां दे रहा है, हुँ, हुँ। खासकर आपने देखा कि क्यूबा को, चिली, ये पेरू को, दीगर ममालिक को कि भाई मैं आपकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। तो वहां पर तो मैं समझ सकता हूं। अभी मैं देख रहा था कि ग्रीनलैंड के हवाले से डेनमार्क ने बड़ा सख्त किस्म का बयान दिया है। अमेरिका हमेशा वहां हाथ डालता है जहां उनको कमजोर नजर आते हैं। अब आप देखें, उनके करीब ज्यादा दूर नहीं है, नॉर्थ कोरिया है, कैम जॉन वहां पर बैठे हैं। वहां पर थोड़ी सी धमकी लगा के तो देखें कि वाकई वो वहां पे कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर आप देखें,
कि उनको पता है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, लेकिन उनको ये भी पता है कि यहां पर कैसे रिजीम चेंज करना है, तो वो आपके सामने है, तो उन्होंने बड़े आसानी से कर दी। और यहां पर एक हाइब्रिड रिजीम आपके सामने है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड या कारोबार हजारों नाजरीन तक पहुंचे, तो हमारे साथ एडवर्टाइजिंग करें। अपनी प्रोडक्ट को सही ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए हमसे राब्ता करें। एडवर्टाइजिंग के लिए नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। तो इन जैसे ममालिक को तो वो कंट्रोल कर लेते हैं किसी न किसी तरीके से, बरह रास्त। जिस तरीके से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाया, पाकिस्तान में ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको पता है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से किया, आपके भी सामने आज इमरान खान जेल में डाला गया, तो किस तरह डाला गया, या पाकिस्तान में जो मुसल्लतशुदा रिजीम है ये किस तरह आई है, ये सबको पता है। अब अगर मैं थोड़ा सा उधर जाता हूं ईरान की तरफ, ईरान ना वेनेजुएला है, ना अफगानिस्तान है, ना ये लीबिया है, ना ये इराक है कि बड़ी आसानी से जो है आप वहां पर चले जाएंगे और आप वहां पर कब्जा जमा लेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप साहब एक तरफ तो सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं और मादनियात के लिए लोगों को वो कहते हैं ना कि अगवा बराए मादनियात, वो वही कुछ कर रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं, कमजोर पर हाथ डाल रहे, लेकिन ताकतवर के सामने कहीं ना कहीं वो उस तरह सामने नहीं आते। एक तरफ तो ये सिचुएशन चल रही है ईरान के हवाले से। अब मैं आपके सामने थोड़ी सी चीजें रख लेता हूं। आपको याद होगी वो जंग जिस पर हमने दोनों ने तबसरा भी किया था, तो उस वक्त जब जंग चल रही थी तो ईरान के अंदर कुछ ऐसे गद्दार पकड़े गए थे जिन्होंने बाकायदा टारगेट में, यानी उनके जो जितने भी लीडर्स थे या उनके आर्मी चीफ थे या दीगर कैबिनेट के जो मेंबर्स थे, उनके बाकायदा लोकेशन उनके अपने लोगों ने शेयर की थी। मैं ये क्योंकि वहां पर फिर जब ऑपरेशन हुआ तो उसमें बड़े खासकर मुसाद के और दीगर सीआईए के दीगर एजेंट्स जो हैं वो पकड़े गए थे। ईरान में अब भी, क्योंकि ईरान वाहिद इस्लामी मुल्क है, ये जरा शायद मेरी बात मगरबी के को ज्यादा पसंद करने वाले लोग या बड़े अपने आप को सो कॉल्ड लिबरल, उनको बुरी लगेगी, लेकिन ये हकीकत है, इसको मानना पड़ेगा कि ईरान वो वाहिद इस्लामिक कंट्री है जो कम से कम स्टैंड लेता है, जो कम से कम एक जुर्रत का मुजाहरा करता है, बहादुरी का मुजाहरा करता है। आप देखें, मैं इन चीजों में कभी जाता नहीं हूं, मैं हमेशा इंसानियत की बात करता हूं, लेकिन आप देखें फलस्तीन, फलस्तीन कहां पड़ा हुआ है, और फलस्तीन में ज्यादातर आबादी जो है वो सुन्नी मुस्लिम की है। यहां पर शिया मुस्लिम की कंट्री है, लेकिन लड़ता कौन है? सबसे ज्यादा शिया जो है वो लड़ते हैं, अहली तशी मकाते फिक्र के जो लोग हैं वो फलस्तीनियों के लिए आवाज उठाते हैं। तो सर ये वो जो इसमें सर एक चीज ये भी आती है कि वो कहते हैं कि अगर इनकलाब आया था खामनाई का, उससे बाद तो उसमें फिर वो मुल्क के अंदर रखते, ये जो बाहर इंपोर्ट करना शुरू किया था, जिसमें वो उनका एक क्लेम है कि हमास को और इधर वो जो उसे तो दूसरे जो इस्लामिक कंट्री है वो भी इसको ठीक नहीं समझते थे। उसकी वजह से जो एक ब्लॉक्स में तकसीम हुई थी मिडल ईस्ट की जो सारी पॉलिटिक्स, तो उसकी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं, देखिए उनका जी, ये क्लेम है। ये तो बड़ा आसान हो गया कि भाई आप ये इल्जाम लगा सकते हैं। आप हमास की बात करें तो हमास क्या है? हमास एक रेजिस्टेंस तहरीक है जो उठी अपनी आजादी की जंग लड़ रही है। लेबनान की अगर मैं बात करूं, हिजबुल्लाह है, तो वो जो कर रही है वो अपनी सरजमीन की जंग लड़ रही है। अब ऐसे में इल्जाम लगाना जाहिर बात है, मैं ये नहीं कहता हूं, मैं डिनाई नहीं करता हूं कि ईरान की जो प्रॉक्सी वार है, जब आप इतना बड़ा पंगा लेते हैं तो जब आपको पता होता है कि दुश्मन इतना पावरफुल है, इतना चालाक है, और उसने भी आपके इर्द गिर्द जिस तरीके से जाल बिछाए, जिस तरीके से इराक में रिजीम चेंज करके जिस तरीके से वहां पर बड़े बड़े अड्डे उन्होंने बनाए, मकसद क्या था सबको पता है। अब अच्छा ऐसे सर में ये बताएं, ईरान अगर अपनी ईरान में sovereignty के लिए, आपने जो बात की कि अगर वो उन पे इल्जाम लगा, तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त सीरिया में क्या हो रहा है। इस तरह पाकिस्तान दीगर ममालिक में अगर आप देखें तो आप पूरी तस्वीर आपके सामने आ जाएगी कि अमेरिका बिल्कुल तो बराह रास्त, अगर आप इनडायरेक्टली जाते हैं, इनडायरेक्टली पूरी दुनिया ये गेम खेलती है। भाई हमारी बिल्कुल भी एजेंसीज ये काम करती हैं, हरमीत भाई बिल्कुल। हिंदुस्तान की भी करती हैं, लेकिन अगर डायरेक्टली अगर कोई काम करे तो आप देखें कि एक तरफ आप बातचीत करने के लोगों को टेबल पे बात करने के लिए बिठाते हैं कि भाई बातचीत करो, और दूसरी बिल्कुल जानब आप हमला बोल लेते हैं जो कतर में हुआ।
हमास के लोगों पर हमला हुआ, फिर ईरान से बातचीत आप कर रहे थे, आपने उस पर हमला कर दिया, इराक से आप सद्दाम हुसैन से बात कर रहे थे, तब आपने हमला कर दिया। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि भाई ईरान जो है मिडल ईस्ट में अगर कुछ बिल्कुल करे तो मिडल ईस्ट में जो तबाही है जिसने फैलाई उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, जरा उसमें भी बिल्कुल मेरे ख्याल में नजर दौड़ाए। बिल्कुल बिल्कुल हरमीत भाई, आप ठीक कह रहे हैं, आपने ये जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरी जानिब अब जिस तरह वेनेजुएला के साथ जो किया, उनका सदर को उठाकर ले गए, तो ये एक मतलब कि इससे पता लगता है कि अब उसके वेनेजुएला की तकरीबन 60 अरब के करीब करीब इन्वेस्टमेंट है, 60 अरब डॉलर के करीब करीब इन्वेस्टमेंट है वेनेजुएला में। दूसरी साइड पर रशिया वहां पर मिलिट्री जो एसर्ट मिलिट्री चीजें, मिलिट्री की जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो सप्लाई करता है सबसे ज्यादा वेनेजुएला को। लेकिन इस तमाम के बावजूद क्यों नहीं चाइना उनको डिफेंड करने आया, रशिया उन्हें डिफेंड करने आया? और अगर कल को ईरान में मजीद ये चीजें बढ़ती हैं, क्योंकि मेरी जनरल नईम लोधी साहब हैं, उनसे मेरी गुफ्तगू हो रही थी कल ही, उनका कहना था कि अमेरिका जहां पर आता है वहां पर वो सबसे पहले वहां पर जो ओपोजिशन है उसको तगड़ा करता है, मौजूदा गवर्नमेंट को मुश्किलात पेश आती हैं क्योंकि वो उन पर पाबंदियां लगा देता है अमेरिका। और तीसरा जो वो मीडिया वॉर के जरिए वहां के लोगों को एम्पावर करता है और वहां के लोगों को मतलब कि इनकलाब और इन चीजों में ज्यादा वो उनको हल्लाशेरी या इस तरह के मामलात में वो करता है। ये तमाम चीजें ईरान में अब होती भी नजर आ रही हैं, ये तमाम चीजें। और अगर ये चीजें होती हैं और तख्ता उलट करने की कोशिश की जाती है, चाइना वेनेजुएला के पीछे तो नहीं गया, रशिया भी नहीं गया, क्या ईरान के पीछे ही आएंगे? देखिए, मैं एक चीज आपके सामने वाजे करूं, आपने वेनेजुएला की मिसाल दी, तो जब आपके घर में मीर जाफर और मीर सादिक अपने ना हो ना, तो कभी कोई बाहर का जो है बंदा नहीं आ सकता और आप पे वार नहीं कर सकता है। तो ये तो सर आपने अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसे बताया ही कि होता है। ईरान के जो अंदर लोग हैं उनमें भी ये इस तरह के लोग मौजूद हैं, ये तो देखिए, आपने अभी कहा। मैंने तो पहले ही वाजे की आपके हम्म, सामने कि इसराइल ने जब हमला किया था, उसमें जब उनके जो लोग टारगेटेड हो गए थे उसमें बाकायदा अपने ही लोग शामिल थे। देखिए, हर जगह पे इस किस्म के अनफॉर्चुनेटली लोग होते हैं, और ये हम ये नहीं कह सकते कि बाहर दुनिया बची है, दुनिया भर में ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं, आप उनको हायर कर लेते हैं। लेकिन आपने बात की कि रशिया या चाइना, अब आप देखें हम्म, कि सबसे बड़ा मसला क्या है, कि चाइना रशिया इस वक्त इस सारी चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि जो फ्रांस के सदर हैं मैक्रोन साहब, उन्होंने बड़ा सख्त किस्म का बयान दिया। उन्होंने कहा है हम्म, कि इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियां हैं, ये एक तरफ तो ये मगरब और अमेरिका बीच में बड़ी दरारें डाल रहा है, दूसरी हम्म, तरफ वो ये कह रहे हैं कि ये तो यूएन चार्टर की और इंटरनेशनल लॉ की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। इसके बाद हम्म, एक दूसरा मौकफ अभी कुछ देर पहले जर्मन के जो सदर हैं, उनके जर्मनी के सदर ने भी जो बयान दिया, उन्होंने कहा ये तो एक लुटेरापन शुरू कर दिया है, एक एक डकैती का एक सिलसिला शुरू कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो इस किस्म के बयानात का आना, और वो भी मगरब से, और फिर इतने तगड़े ममालिक से, कि वो ये खदशा फील कर रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि भाई साहब इसका खमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा अगर आप इस किस्म की हरकतें करना शुरू करेंगे, कि अगवा बराए मादनियात के लिए आप इस किस्म की लड़ाई शुरू करेंगे। तो इससे क्या होगा, अब आप देखेंगे चाइना रशिया ये बड़ा स्मूथली खेलता है। जब आप इनको देखें ना, ये बड़े आराम से बड़ी चीजों को मॉनिटर करता है। और उसके बाद तो ऐसे में आप देखें कि आप ईरान की बात करें, मुझे तो पहले मैं ये कहूं कि पाकिस्तान में ये प्रोटेस्ट होते हैं, और ये प्रोटेस्ट होते हैं, और वो प्रोटेस्ट को अगर हमारे खिलाफ कोई इसको यूज करता है, जिस तरह हिंदुस्तान यूज करता है कि पता नहीं कहां कहां क्या हो गया, हकीकत में वो प्रोटेस्ट या तो कहीं किसी महंगाई के खिलाफ होगा, या एक सियासी जमात का प्रोटेस्ट होगा। यही चीजों को बढ़ा चढ़ाकर इस वक्त ईरान में, मैं ये नहीं कहता हूं कि प्रोटेस्ट बिल्कुल जेन्युइन प्रोटेस्ट है, क्योंकि उनका तोमान जो है, मेरे ख्याल में तोमन है या तोमान में, क्योंकि उधर क्यों तोमान उसे कहते हैं मेरे ख्याल में, तो वो बिल्कुल आप कह सकते कि बिल्कुल गिर गया है। और फिर महंगाई ज्यादा है, हेल्थ इश्यूज हैं, दीगर इश्यूज हैं, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। लेकिन वहां पर अगर आप देखें, दो किस्म के लोग निकल आए हैं। एक तरफ जब से वहां पर मीडिया वार बहुत ज्यादा शुरू हो चुकी है, कि टिकटॉक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए कुछ ऐसी रील्स आ रही हैं, और फिर माजी के ईरान को जरा दिखाया जाता है जहां पे खवातीन की नंगे टांगे, और इस चीज को हम ज्यादा फिर फरोग देते हैं कि भाई साहब बड़े बड़े लिबरल लोग थे। हालांकि शाह को अगर आप उसकी हुकूमत को भी निकालें तो उसमें भी कोई इंसानी हकूक की जो पामाली होती है वो सबको याद है। लेकिन अभी इस चीज को अब आप देखें कि ईरान इसको कैसे टैकल कर रहा है।
ईरान इस वक्त बड़ी सॉफ्टली खेल रहा है। मेरी गवर्नमेंट के कुछ लोगों से बात हुई तो वो कहते हैं कि भाई साहब अब इसको बड़े सॉफ्टली खेल रहे हैं, बड़े आराम से सबको हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हमें पता है कि इंटरनेशनल जितने भी एजेंट्स हैं वो इस वक्त काम कर रहे हैं, मूसाद, CIA, दीगर लोग इसमें बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो ये चीज तो है, लेकिन अगर कोई ये कहता है कि ईरान में रिजीम चेंज हो जाएगा तो वो मुझे बड़ा इसलिए मुझे लगता है कि नामुमकिन सा लगता है। उसकी वजूहात ये हैं कि ईरान में एक तरफ तो उनकी जो पूरी फौज है वो उनकी क्यादत के साथ है, फिर 2 करोड़ उनकी जो अवाम है, 2 करोड़ नौजवान जिनके साथ कुछ के साथ मैं मिला भी हूं, एज अ वॉलंटियरली वो गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो आप मगरबी मीडिया जिस तरीके से इस चीज को पोर्ट्रे कर रहा है, उस वो कुछ चीजों को बाकायदा जो है बाकायदा इतना बड़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, जो ग्राउंड रियलिटी से प्रोटेस्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट को इस किस्म का दिखाना कि वाकई वहां पे रिजीम चेंज के खिलाफ, यानी रिजीम चेंज करने के लिए सब कुछ हो रहा है, तो ये सरासर झूठ है। ये सर एक बिल्कुल मुनाफिकत हमारी ठीक रिपोर्टिंग कहीं ठीक ना कहीं लोग ठीक है कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो अभी जो डिफेंस एनालिस्ट हैं बड़े बड़े, उनका ये कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में जब वेनेजुएला के साथ जो मामलात हुए हैं, इससे बाद वही कंट्री बचेंगे दूसरे बड़े मुल्कों से, जो जिस तरह अमेरिका ने जो किया, इससे वो कंट्री सिर्फ बचेंगे जिनके पास एटमी हथियार होगा या इस तरह की बड़ी फौजें होंगी। बाकियों को तो वो जब चाहेगा, जिस तरह अब चाइना है वो ताइवान में कर रहा है, रशिया यूक्रेन में कर रहा है, तो वो तो इसकी लपेट में बड़े इजीली आ जाएंगे। अब ईरान के बारे में ये बात होती है कि वहां एटमी हथियार बनाने की कोशिश जारी है, यूरेनियम इतना इकट्ठा हो गया, इतना रह गया। तो इस तमाम के बावजूद आपको क्या लगता है कि क्या ईरान एटमी हथियार बना पाएगा? हालांकि पूरी दुनिया की जितनी भी एजेंसीज हैं वो इनके पीछे हैं, लेकिन क्या इसके बावजूद ईरान कामयाब हो जाएगा? और अगर होता है तो देखिए, आप एक क्या? तो मैं आपके सामने थोड़ा सा वाजे करूं, क्योंकि मैं ईरान का जो आइन है वो अगर आप पढ़ेंगे ना, उसमें एक चीज वाजे लिखी है। हालांकि उमूमन ममालिक के आइन में लिखा होता है कि पाकिस्तान या हिंदुस्तान ये पहले, लेकिन उसमें एक चीज मैंने देखी है कि उसमें लिखा है कि इस्लाम, ये जो चेंज, यानी ये जो रिजीम है इस्लामिक रिजीम, इसमें लिखा है कि इस्लाम फर्स्ट। ईरान की बात हो नहीं रही है इसमें। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं कि एटम के हवाले से, तो बाकायदा सुप्रीम लीडर का और खुमैनी साहब का ये फतवा भी था कि हम एक ऐसी चीज नहीं बनाएंगे जो इंसानों को तबाह करे। अब जाहिर बात है कि बहुत सारी चीजें आ भी सकती हैं, लेकिन ये उनके बाकायदा इस सारी चीज में शामिल है। अब इसराइल की आपने अब आप बात करें कि इस मुख्तलिफ चीजों के हवाले से, यानी जंग की जो ताकत है, आप देखें 12 दिनों की जो जंग थी, उसामा, आपको याद होगा कि जिस तरीके से वहां पर इसराइल, मैं ये नहीं कहता, ये मेरी रिपोर्टिंग नहीं है, ये वहां के हैरिड्स अखबार की, यद्यूत एहरोनोत की और दीगर जो अखबारात है वहां की जो मैं पढ़ता हूं, वहां की रिपोर्ट्स थी कि बाकायदा आप देखें कि 5,000 लोगों ने एप्लीकेशन दी थी इंश्योरेंस के लिए। और वहां पर ये नहीं होता कि पाकिस्तान की तरह एक खानदान में अगर 12 बंदे तो 12 एप्लीकेशन दे सके, नहीं नहीं, एक खानदान में अगर 20 बंदे हैं तो वो एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए 52,000 या 55,000 के करीब लोगों ने एप्लीकेशन दी थी। इस तरीके से अगर आप देखें कि इसराइल का जो नुकसान हुआ था वो सबके सामने है। इसराइल जिस तरीके से उसका एक खौफ और एक डर और ये सारी चीजें बिठाई गई, उस खौफ के उस बुत को जिस तरीके से ईरान ने तोड़ा वो सबको पता है। और यही एक चीज है। आपको याद होगा कि यानी इसराइल के वजीर आजम है नेतन्याहू के घर के सामने प्रोटेस्ट हुआ था और लोगों ने ये डिमांड की थी कि आपने तो कहा कि हम ईरान को तबाह कर देंगे, हम ये कर देंगे, उन्होंने तो हमें तबाह कर दिया। ये वहां की आवाम कह रही है। तो मेरे ख्याल में इस चीज को इतनी आसानी से आप नहीं कह सकते कि ईरान जो है उस पर आप जाके रिजीम चेंज कर देंगे। आपने बिल्कुल अच्छी बात की कि जिनके पास असलहा होगा, जिनके पास कुछ होगा, ताकत होगी, तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ममालिक में रिजीम तो वैसे ही चेंज कर लेते हैं। जिस तरीके से आप यहां पर देखें कि भाई उन्होंने जो किया, आपको पता है, सबको पता है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। इसी तरह कई ममालिक में वो जैसे कमजोर ममालिक हैं, लेकिन ये जो बुनियाद रखी है ये बहुत गलत है। मैं इसके खिलाफ इसलिए हूं कि भाई साहब, आप दुनिया यानी अगर वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हो गया तो ये तो तबाही फैल जाएगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये तो तबाही की तरफ हम फिर माजी की तरफ जाएंगे और
उस मंगोलों की और उस सुल्तनतों की तरफ जाएंगे जहां पर कत्लेआम होगा और सिर्फ मादनियात के लिए लड़ाई होगी, तो ये बड़ा खतरनाक है। आप देखिए, आप जरा इसको जरा उस साइड पे ले लें कि अगर यही काम रूस जाके यूक्रेन के सदर को, जेलेंस्की को उठा के लेके जाता, या चाइना जाके उधर तैवान में उनके प्रेसिडेंट को या पीएम को उठा के लेके जाता, तब मगरबी दुनिया का मौकफ क्या होता, मीडिया का, पाकिस्तानी मीडिया का भी क्या मौकफ होता, इंटरनेशनल मीडिया का भी क्या मौकफ होता। लेकिन इस वक्त सरेआम जो डोनाल्ड ट्रंप बदमाशी कर रहा है, वो सिर्फ छोटे छोटे ममालिक जिनके पास न पावर है, और कहीं ना कहीं मैं आपको वही कह रहा हूं कि अब आप देखें वेनेजुएला में रिजीम चेंज नहीं हुआ। आप वहां पर देखिए ना, रिजीम चेंज नहीं हुआ, प्रेसिडेंट को उठा के उधर लेके गए, जो नायब सदर थी उनको उन्होंने प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। और मार्को रूबियो ने क्या कहा कि भैया हमने तो उनसे बात हो गई और जो चीजें हमें चाहिए वो हमें मिलेंगी, हम इलेक्शन की तरफ या हम रिजीम चेंज की तरफ नहीं जाएंगे। यानी उनकी जो डिमांड है, यानी उनकी जो चीजें वो आसानी से पूरी हो रही हैं। जब आपको ये सारी चीजें आसानी से पूरी हो, तो फिर जरूरत नहीं होती कि आप किसी मुल्क पर जाके या लीबिया को आप तबाह करें, आप इराक को तबाह करें, आप जाके अफगानिस्तान को तबाह करें, या दीगर ममालिक में जो तबाही अमेरिका ने फैलाई है। तो मेरे ख्याल में उनको फिर इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल, बिल्कुल नाज़रीन, हरमीत साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनसे हमने तमाम पहलू पे जो ईरान के मुतल्लिक डिस्कस हो रही हैं, चीज़ें चल रही हैं, तमाम चीज़ें उनसे पूछी और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस दिया। उम्मीद है कि आप सबको ये शो पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए नाज़रीन, नया दौर से मोहम्मद कज़ाफ़ी को और हरमीत सिंह को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।